सुपर आर्यन एपिसोड 76 से लेकर 80 तक। जैसे ही आर्यन ने अपनी आंखें खोली और आसमान की ओर देखा, तभी एक और घटना घटी, जिसे देखकर जंगल के सीमा पर खड़े एकेडमी के प्रोफेसर, प्रिंसिपल सर, स्टूडेंट्स, यहां तक इस घटना को देखकर जंगल के तिलिस्मी जानवर भी इस घटना को देखकर दूर भागने लगे थे। वही जो योद्धा जंगल से स्टूडेंट को लेने आए थे, वो कुछ स्टूडेंट्स को लेकर जल्दी जल्दी बाहर की ओर भागे जा रहे थे। तभी उन्हें भी आसमान में घट रही घटना दिखी। असल में हो ये रहा था कि जैसे ही आर्यन ने अपनी आंखें आसमान की ओर देखने की कोशिश की, तभी सूर्य की चमक बढ़ने लगी थी, गर्मी बढ़ने लगी थी, आसमान सूर्य के प्रकाश से पूरी तरह लाल हो गई थी। आसमान को लाल होते देखकर सभी चिंतित हो गए थे। ये घटना जो भी देख रहा था, उसे आश्चर्य हो रहा था। वही जो योद्धा स्टूडेंट्स को लेकर जंगल से बाहर आ रहे थे, उनमें से एक योद्धा ने कहा, आखिर आज हो क्या रहा है? पहले हरा और अब लाल। दूसरे योद्धा ने कहा, जल्दी चलो कहीं इसके चपेट में हम न आ जाए। दूसरे योद्धा की बात सुनकर सभी सहमत हुए। वो सब जल्दी जल्दी जंगल से बाहर निकलने लगे। इस वक्त आर्यन के दोस्त भी परेशान हो रहे थे, क्योंकि आर्यन ने उन्हें बताया था कि एक बार में एक ही शक्ति मिलती थी। प्रिंसिपल सर भी थोड़ा परेशान लग रहे थे। उसी वक्त वहां आर्यन का भाई अखिल और रोनी आ गया। अखिल और रोनी आर्यन के दोस्तों के पास आया और अखिल ने बोला, आखिर ये आसमान में क्या हो रहा है? कुछ मालूम है तुम सबको? अखिल की बात सुनकर विजय ने अखिल और रोनी को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर रोनी और अखिल भी परेशान हो गया। अखिल विजय से सब कुछ जानने के बाद प्रिंसिपल सर के पास गया। अखिल को आया देख प्रिंसिपल ने पूछा, क्या बात है अखिल, तुम यहाँ? तुम्हें तो इस प्रतियोगिता में कोई रुचि नहीं थी। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर अखिल ने कहा, सर मैं यहाँ अपने भाई के लिए आया हूँ आर्यन, उसका कुछ पता चला कि वो इस वक्त किस दिशा में है। अखिल से आर्यन के लिए भाई सुनकर प्रिंसिपल सर को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन उनके बगल में खड़ी प्रोफेसर माया को आश्चर्य हुआ और वो बोली, अखिल आर्यन तुम्हारा भाई है? जी मैं आर्यन मेरा छोटा भाई है, अखिल ने कहा। अखिल की बात सुनकर माया मैं कुछ बोलती, तभी प्रिंसिपल सर बोले, पहले वाली ऊर्जा जहाँ गिरी वो दक्षिण दिशा है, शायद आर्यन यही है। लेकिन कोई भी योद्धा अभी तक आर्यन के पास नहीं पहुंचा है, लेकिन कुछ ही समय में कोई न कोई उसके पास पहुंच ही जाएगा। सर मैं भी जाना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं वहां क्या हो रहा है, अखिल ने कहा। अखिल की बात सुनकर प्रिंसिपल सर ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है जाओ, लेकिन ध्यान रखना कोई गलती ना हो। प्रिंसिपल सर से अनुमति लेने के बाद अखिल जंगल की ओर अकेले निकल गया। प्रिंसिपल सर आसमान की ओर देखे जा रहे थे। आसमान का रंग और ज्यादा लाल हो गया था। आसमान एकदम खूनी लाल हो गया, लेकिन धीरे धीरे वो खूनी लाल आसमान सप्तरंगी आसमान में बदल गया था, जिसे देखकर प्रिंसिपल सर के साथ साथ सभी प्रोफेसर और स्टूडेंट्स भी चिंतित थे। दूसरी ओर आर्यन मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देख रहा था। उसी वक्त दो योद्धा वहां आ गए और उन दोनों योद्धाओं ने देखा कि आर्यन आकाश की ओर देखे जा रहा था। दोनों योद्धाओं में से एक योद्धा आर्यन को देखते हुए बोला, आर्यन जल्दी चलो यहाँ से, यहाँ कुछ होने वाला है। उस योद्धा ने इतना बोला ही था कि आसमान से एक भयानक सप्तरंगी प्रकाश निकलकर आर्यन की ओर आने लगी, जिसे देखकर दोनों योद्धा चिल्लाते हुए बोला, आर्यन जल्दी भागो, वहां से आसमान से आ रही ऊर्जा वही गिरेगी। दोनों योद्धाओं को चिंतित देखकर आर्यन मुस्कुराते हुए उन दोनों की ओर देखा और बोला, आप हमारी चिंता मत कीजिए और जाइए यहाँ से जल्दी, वरना इसकी चपेट में आप आ जाएंगे। आर्यन की बात दोनों योद्धा चौंक गए और आसमान की ओर देखने लगे। दोनों आसमान की ओर देख ही रहे थे। उसी वक्त वो सप्तरंगी प्रकाश आर्यन से टकरा गया। जैसे ही वो सप्तरंगी प्रकाश आर्यन से टकराया, आर्यन का शरीर तेज सप्तरंगी प्रकाश से चमकने लगा। ये घटना देखकर दोनों योद्धा चौंक गए, क्योंकि ये सब होने के बाद भी आर्यन ने एक चीख भी नहीं निकाली ली। उनके आंखों के सामने आसपास के पेड़ जलने लगे थे, लेकिन उस आग का कोई असर आर्यन पर नहीं हो रहा था। जंगल में आग लग गई थी, जिसे देखकर दोनों योद्धा पीछे हटने लगे। वही आर्यन ने प्रकाश से घिरे हुए ही अपनी तलवार निकाल ली। अब आर्यन का तलवार भी उस प्रकाश द्वारा घेर लिया गया था। आर्यन के शरीर में अब भी सप्तरंगी प्रकाश आसमान से आकर समाहित होती जा रही थी। सप्तरंगी प्रकाश के कारण आर्यन का शरीर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। धीरे धीरे उठते हुए आर्यन सीधे आसमान में पहुंच गया। अब आर्यन जंगल के पेड़ों से कई फीट ऊपर था। आर्यन के शरीर में सप्तरंगी प्रकाश अब भी समाहित हो रही थी। जंगल की सीमा पर खड़े सभी प्रोफेसर और स्टूडेंट के साथ साथ प्रिंसिपल सर ने देखा कि इंसाननुमा आकृति आसमान में उड़ रही है, तो सभी का मुंह खुला का खुला रह गया। किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वही आर्यन आसमान में उड़ते हुए सप्तरंगी प्रकाश को अपने शरीर में अवशोषित कर रहा था। जब आर्यन ने सप्तरंगी प्रकाश अवशोषित करते हुए अपने शरीर को देखा, तो उसे दिखा कि सप्तरंगी प्रकाश का एक एक रंग आर्यन के शरीर के कुंडलिनी शक्ति पर केंद्रित था, जिसे देखकर आर्यन खुश हो गया था। कुंडलिनी शक्ति हर इंसान के अंदर होता है। जो भी इंसान इसे जागृत कर लेता है, वो महाशक्ति बन जाता है।
हर योद्धा को नक्षत्र मंडल के बाद अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी होती थी। अगर कोई योद्धा इसे जागृत नहीं कर पाया तो वो नक्षत्र मंडल से आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए नक्षत्र मंडल के बाद सभी योद्धाओं को आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता था, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जागृत करना बहुत कठिन कार्य था। यही आर्यन अभी भी सूर्य मंडल में था, फिर भी प्रकृति की सहायता से वो अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर रहा था। आर्यन के शरीर में अब भी सप्तरंगी प्रकाश आर्यन के शरीर में समाहित हो रहा था। आर्यन अपने अंदर बढ़ती ऊर्जा को महसूस कर पा रहा था। आर्यन का शरीर इस वक्त किसी देवता के समान चमक रहा था। आर्यन के इस रूप को देखकर जंगल की सीमा पर खड़े सभी लोग शौक में थे। किसी को कुछ भी बोलने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहा था। सभी देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे थे। सभी को आसमान में सिर्फ प्रकाश ही दिख रहा था। दूसरी ओर आर्यन अब भी सप्तरंगी प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर रहा था। आर्यन के साथ में जो तलवार था वो भी सप्तरंगी प्रकाश से चमक रहा था। धीरे धीरे आर्यन की तलवार सूर्यांश का भी स्तर बढ़ रहा था, जिसे आर्यन ने महसूस कर लिया था, जिसके कारण आर्यन की खुशी का ठिकाना नहीं था। करीब 1 घंटे तक सप्तरंगी प्रकाश आर्यन के शरीर में समाहित होता रहा। उसके पास धीरे धीरे आसमान से सप्तरंगी प्रकाश आना बंद हो गया। प्रकाश आना बंद होते ही आर्यन का शरीर तेजी में नीचे आने लगा, जिसे देखकर जंगल की सीमा पर खड़े लोग चौंक गए। एक प्रोफेसर ने कहा, जल्दी कोई उसे बचाओ वरना वो गिरकर घायल हो सकता है। उस प्रोफेसर की बात सुनकर प्रिंसिपल सर ने कहा, चिंता मत करो, कुछ योद्धा वहां पहले से उपस्थित है, वो उसे बचा लेंगे। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोगों ने राहत की सांस ली और आसमान की ओर देखने लगे। वही आर्यन तेजी में नीचे आने लगा था, जिसे देखकर अखिल चिंतित हो गया। अखिल उसी वक्त वहां आ गया था जब आर्यन आसमान में सप्तरंगी प्रकाश को अवशोषित कर रहा था। आर्यन को तेजी में नीचे आते देखकर अखिल तेजी में दौड़ते हुए आर्यन की ओर भागा, लेकिन अखिल जब तक आर्यन तक पहुंचता आर्यन तेजी में आकर जमीन से टकरा गया, जिसे देखकर अखिल चीख पड़ा। आर्यन के जमीन से टकराते ही उस जगह की पूरी जमीन हिल गई और चारों तरफ धूल फैल गई, जिसके कारण अखिल आर्यन को देख नहीं पा रहा था। अखिल तेज आवाज में बोला, आर्यन तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अखिल इतना बोला ही था कि उसे धूल के अंदर से आते हुए एक आकृति दिखाई दिया, जिसके शरीर के ऊपरी भाग पर कोई कपड़ा नहीं था। उसका पूरा शरीर धूल से भरा हुआ था। फिर भी अखिल ने उसे पहचान लिया और उसके मुंह से निकला, आर्यन। हाँ भाई मैं हूँ, ठीक हूँ, चिंता मत कीजिए, आर्यन ने कहा। आर्यन पैंट पहनते हुए बाहर आ रहा था। असल में उस सप्तरंगी प्रकाश के कारण आर्यन का पूरा कपड़ा जल गया था, इसीलिए नीचे आते ही आर्यन अपने स्टोरेज से एक पैंट निकालकर जल्दी से पहन लिया और धुंध से बाहर आ गया। बाहर आकर आर्यन ने देखा कि आसपास के पेड़ जल रहे थे, जिसे देखकर आर्यन ने अपनी ऊर्जा फैला दी, जिसके प्रभाव से वहां लगी आग आर्यन के शरीर में समाहित होने लगी। करीब 10 मिनट तक ऐसा करने से जंगल में फैली आग शांत हो गई। आग को शांत करने के बाद आर्यन अखिल के पास गया और बोला, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपने तो भाग नहीं लिया था प्रतियोगिता में। आर्यन की बात सुनकर अखिल बोला, तुम्हारे कारण जो घटना घटी है उससे सब परेशान हो गए थे, सभी स्टूडेंट्स को ले जाया गया है। अखिल की बात सुनकर आर्यन ने अपना माथा पिट लिया और बोला, तो क्या मेरी वजह से पहला चरण पहले ही खत्म हो गया है, या 5 दिन पूरे हो गए हैं? 4 दिन हुए हैं, अब तुम भी बाहर चलो, अखिल ने कहा। ठीक है चलिए, इतना बोलकर आर्यन अखिल के साथ जंगल से बाहर निकलने लगा। आर्यन ने अब तक अपने शक्ति स्तर की जांच नहीं की थी। जंगल से बाहर जाते वक्त आर्यन अखिल से बोला, भाई क्या सब ज्यादा परेशान हो गए थे? हाँ बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे सब लोग, तुम्हें बहुत सारे सवाल का जवाब देना होगा, तैयार हो जाओ, अखिल ने कहा। करीब 1 घंटे चलने के बाद आर्यन और अखिल जंगल की सीमा पर पहुंच गया था, जहां एकेडमी के प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, सुरक्षा विभाग के अधिकारी और प्रिंसिपल सर खड़े थे। सभी लोगों को देखकर आर्यन ने थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करने लगा, क्योंकि पहला चरण उसके कारण रुक गया था। आर्यन को देखकर प्रिंसिपल सर ने कहा, तो तुमने कौन सी शक्ति हासिल की है इतनी तबाही मचाकर? प्रिंसिपल सर की बात सुनकर आर्यन झेप गया और बोला, पृथ्वी तत्व की शक्ति मिली है, लेकिन मैंने सुना कि तुम पहले ही अग्नि तत्व की शक्ति प्राप्त कर चुके थे, तो दूसरा तत्व कैसे हासिल किया? प्रिंसिपल सर ने कहा। प्रिंसिपल सर ने ये सवाल इसलिए पूछे थे क्योंकि कोई भी योद्धा केवल एक तत्व की शक्ति हासिल कर सकता है, वही आर्यन ने 2 तत्वों की शक्ति हासिल कर लिया था, इसलिए सब अचंभित हो गए थे। सबके मन में एक ही सवाल चल रहा था कि आर्यन ने ये कैसे किया, ये कैसे हुआ? मुझे नहीं मालूम सर, लेकिन यही हुआ है, आर्यन ने झूठ बोल दिया। आर्यन इन बात से अनजान था कि प्रिंसिपल सर जानते हैं कि आर्यन युद्ध देवता का वारिस है, इसलिए आर्यन ने झूठ बोल दिया था। वही आर्यन का झूठ प्रिंसिपल सर समझ गए और मुस्कुराने लगे। आर्यन से बात करने के बाद प्रिंसिपल सर प्रोफेसर माया के पास गए और बोले, सभी स्टूडेंट से उनके द्वारा जुटाए गए तिलिस्मी जानवर का खून, शरीर के अंग और जड़ी बूटी ले लीजिए और इस चरण के अंत की घोषणा कर दीजिए। ठीक है सर, माया मैंने कहा। क्या आर्यन इस चरण में सफल हो पाएगा?
एपिसोड 77। प्रोफेसर माया को प्रतियोगिता के पहले चरण को खत्म करने का घोषणा करने का ऑर्डर देने के बाद प्रिंसिपल सर ने आर्यन की ओर देखा और कहा, आर्यन, यहाँ सब कुछ खत्म करने के बाद तुम मेरे ऑफिस में आकर मिलना। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर आर्यन समझ गया कि प्रिंसिपल सर क्या बात करना चाहते हैं, इसलिए आर्यन ने सहमति में सिर हिला दिया। आर्यन को सहमत होते देखकर प्रिंसिपल सर मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। प्रिंसिपल सर के जाने के बाद आर्यन के सभी दोस्त आर्यन के पास आ गए। पास आते ही आर्यन से विजय ने कहा, क्या बात है आर्यन, तुमने तो तबाही मचा दिया आज। अरे यार, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो ऐसे ही हो गया, मैं तो सिर्फ ध्यान कर रहा था, आर्यन ने कहा। आर्यन ने इतना बोला ही था कि कृतिका बोल पड़ी, वैसे आर्यन इस चरण में पास हो जाओगे न कि फेल हो जाओगे। नहीं मालूम, क्योंकि मैं मुश्किल से 2 दिन ही शिकार कर पाया, बाकी सब तो 4 दिन तक शिकार किया है, मैं तो सिर्फ 1-2 ही शिकार कर पाया, आर्यन ने कहा। आर्यन ने अपनी बातें खत्म किया ही था कि उसे अपने प्रतियोगिता में जुटाए सामान जमा करने का समय आ गया था, इसलिए आर्यन जल्दी से प्रोफेसर के सामने खड़ा होकर आर्यन ने सब कुछ निकाल कर दे दिया। जब आर्यन ने अपनी स्टोरेज से जड़ी बूटी निकाल कर रखने लगा, ये वो स्टोरेज था जो एकेडमी ने सभी स्टूडेंट्स को इसलिए दिया था ताकि चीटिंग नहीं हो। आर्यन ने जड़ी बूटी का ढेर लगा दिया था, साथ में रैंक 5 के तिलिस्मी जानवर का खून और उसके शरीर के अंग, साथ में रैंक 3, 4 और 6 के तिलिस्मी जानवर के खून और अंग थे, जिसे देखकर सभी चौंक गए क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने रैंक 4 तक के ही तिलिस्मी जानवर खून और अंग जमा करवाए थे। जमा करवाने के बाद जब आर्यन अपने दोस्तों के पास गया तो आर्यन के सभी दोस्त उसे आश्चर्य में देखे जा रहे थे। आदर्श ने कहा, आर्यन, तुमने तो कहा था कि तुमने ज्यादा शिकार नहीं किया था, फिर ये क्या है और तुम्हें इतने सारे जड़ी बूटी कैसे मिल गई? ऐसा समझ लो मुझे जड़ी बूटियों का भंडार मिल गया था, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। वहीं दूसरी ओर आर्यन के साथ हुई घटना की खबर चारों तरफ फैल गई थी। थोड़ी ही देर में आर्यन की खबर एकेडमी के बाहर की दुनिया में फैल गई। सभी के जुबान पर आर्यन का ही नाम था। वही जो लोग आर्यन के परिवार से नफरत करते थे वो गुस्से में थे और अपने नए योद्धाओं पर गुस्सा कर रहे थे। वही एकेडमी में आर्यन प्रिंसिपल सर के ऑफिस में बैठा था। प्रिंसिपल सर आर्यन के सामने सोफे पर बैठे थे। प्रिंसिपल सर आर्यन से बोले, आर्यन, मैं जानता हूं तुम युद्ध देवता के वारिस हो, इसलिए मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, तो बताओ तुम्हें आज कौन कौन सी शक्ति मिली है? प्रिंसिपल सर की बात सुनकर आर्यन समझ गया कि कृतिका ने पहले ही प्रिंसिपल सर को सब कुछ बता रखा है, इसलिए आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, तो आपको पहले ही पता है? वैसे कब पता चला आपको मेरे बारे में? मुस्कुराते हुए बोले, जिस वक्त तुम शक्तियां हासिल कर रहे थे उसी वक्त तुम्हारे दोस्तों से पता चला था कि तुम युद्ध देवता के वारिस हो। प्रिंसिपल सर, अच्छा, तो आपको उन लोगों ने सब कुछ बता दिया आपको? आर्यन ने कहा, हाँ बता दिया, अब तुम ये बताओ कि तुम्हें कौन सी शक्ति मिली है? प्रिंसिपल सर ने कहा। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर आर्यन ने कहा, सर मुझे आज पृथ्वी तत्व की शक्ति के साथ गति की शक्ति मिली है। अब मैं बाकी योद्धाओं से तेज दौड़ सकता हूँ। जैसे जैसे मैं अपनी इस शक्ति में आगे बढ़ता जाऊंगा मेरी गति बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि मैं प्रकाश की गति से कहीं भी आ जा सकता हूँ। आर्यन ने अपने कुंडलिनी शक्ति जागृत होने की बात छुपा लिया क्योंकि कुछ राज बने रहना जरूरी था। प्रिंसिपल सर के चेहरे के भाव से लग रहा था कि उन्हें आर्यन की बातों पर विश्वास था। आर्यन की बात सुनकर प्रिंसिपल सर ने कहा, क्या तुम्हें कुछ और मिला है इस बार? नहीं सर, आज पहली बार मुझे 2 शक्ति एक साथ मिली है, आर्यन ने कहा। चलो ठीक है, तुम अब जाओ, प्रिंसिपल सर ने कहा। प्रिंसिपल सर के कहने पर आर्यन प्रिंसिपल सर के ऑफिस से निकल गया। प्रिंसिपल सर के ऑफिस से निकलने के बाद आर्यन सीधे अपने रूम की ओर निकल गया। रूम में पहुंचने के बाद उसने देखा कि 5 लड़के वहां बैठे थे। वो लड़के थे अखिल, रोनी, विजय, आदर्श, धैर्य। आर्यन के आते ही अखिल ने कहा, प्रिंसिपल सर ने क्या क्या पूछा है तुमसे? कुछ ज्यादा नहीं, क्योंकि सब कुछ तो इन लोग ने पहले ही प्रिंसिपल सर को बता चुका था, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर विजय ने कहा, सॉरी यार, प्रिंसिपल सर ने जब पूछा तो हमने डर के कारण बता दिया क्योंकि प्रिंसिपल सर ने गुस्से में पूछा था। अपने दोस्त को डरा देखकर आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, अरे कोई बात नहीं, घबराओ मत, तुम लोगों को बताने से कुछ बिगड़ा नहीं है, इसलिए चिंता मत करो। आर्यन की बात सुनकर आर्यन के दोस्तों ने राहत की सांस ली। अखिल ने कहा, चलो ठीक है, तुम आराम करो, मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। अखिल और रोनी के जाने के बाद आर्यन ने आयामी दुनिया का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर जाते ही वो गुरुजी के पास गया और सारी घटना गुरुजी को बता दिया। आर्यन की बात सुनकर गुरुजी खुश हो गए और उन्होंने कहा, तुम अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गए हो, अब तुम्हारा सामना कोई नहीं कर पाएगा। गुरुजी की बात सुनकर आर्यन ने सहमति में सिर हिला दिया। उसके बाद आर्यन ने कहा, गुरुजी मैं थोड़ा ध्यान करके ये पता करता हूँ कि क्या मुझे कोई और शक्ति मिली है। ठीक है, जाओ ध्यान करो, गुरुजी ने कहा। गुरुजी से अनुमति लेकर आर्यन वहां से गुफा की ओर निकल गया। गुफा में जाने के बाद आर्यन सीधे गुफा के टीले पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। ध्यान में जाने के बाद आर्यन ने अपने सोल वर्ल्ड की जांच की तो आर्यन को देखा कि उसके सोल वर्ल्ड में 2 ऊर्जा पुंज था।
एक हरे रंग का तो दूसरा सप्तरंगी। आर्यन समझ गया ये कौन सी शक्ति है। सब कुछ जांच करने के बाद आर्यन खुद से बोला, अब मैं सूर्यमंडल के 9वें स्तर पर पहुंच गया हूं, वो भी 2 दिन में ही मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है। अब मेरे शक्ति स्तर बढ़ने की रफ्तार और बढ़ जाएगी। अपनी शक्तियों की सारी जानकारी लेने के बाद आर्यन ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली, जिसमें अब सप्तरंगी रोशनी थी। आर्यन ने देखा कि इस सप्तरंगी रोशनी के कारण वो बहुत दूर जमीन में रेंग रहे कीड़े को भी देख पा रहा है। आर्यन के आंखों की रोशनी तेज हो गई थी। ये सब देखने के बाद आर्यन ने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली और जब उसने दोबारा आंख खोली तो उसकी आंखें नॉर्मल हो गई थी। आर्यन खुशी खुशी गुफा से बाहर निकलकर गुरुजी के पास पहुंच गया और उसने अपनी शक्तियों के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया। उसके बाद आर्यन आयामी दुनिया से बाहर निकल गया। अगले दिन दूसरा चरण होने वाला था, इसलिए सभी प्रतिभागी फाइटिंग एरिना में खड़े थे। वही प्रिंसिपल सर और सभी प्रोफेसर एक बड़े से स्टेज पर बैठे थे। सभी स्टूडेंट खड़े होकर स्टेज की ओर देख ही रहे थे। तभी वहां एक बड़ा सा स्क्रीन सामने आया जिस पर कुछ लिखा हुआ था। असल में उस स्क्रीन पर पहले चरण का रिजल्ट था। स्क्रीन पर रैंकिंग के अनुसार स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ था, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स में जोश आ गया। यहाँ तक जिन स्टूडेंट्स ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था वो भी रिजल्ट देखने के लिए उत्सुक थे। सभी अपने फेवरेट स्टूडेंट को टॉप पर देखना चाहते थे। जब सभी स्टूडेंट्स ने रिजल्ट देखा तो उन्हें दिखा कि आर्यन का नाम बड़े बड़े अक्षरों में टॉप पर लिखा हुआ था, जिसे देखकर किसी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि कुछ समय से आर्यन ने एकेडमी में ऐसे कारनामे किए थे। सभी आर्यन की शक्तियों से वाकिफ हो गए थे। दूसरे नंबर पर रोहित नाम का स्टूडेंट था, जो 4th ईयर का स्टूडेंट था। वही तीसरे नंबर पर कबीर था, जो 3rd ईयर का स्टूडेंट था। ऐसे ही 100 स्टूडेंट्स का रैंकिंग लिस्ट स्क्रीन पर शो हो रहा था। जिन जिन स्टूडेंट का नाम उस लिस्ट में था बहुत खुश थे, वही जिनके नाम नहीं थे वो उदास थे। जब सभी स्टूडेंट्स ने रैंकिंग लिस्ट देख ली उसके बाद स्टेज पर से सभी प्रोफेसर से बीच से एक प्रोफेसर उठे, जो प्रोफेसर उदय थे। उन्होंने खड़े होकर बोलना शुरू किया, जिन स्टूडेंट्स का नाम लिस्ट में नहीं है वो उन स्टूडेंट्स के साथ जाकर बैठ जाए जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। उदय सर की बात खत्म होते ही आधे से ज्यादा स्टूडेंट अपने लिए जगह ढूंढकर बैठ गए। सभी के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। वही जिनका नाम लिस्ट में था वो खुश थे और पहले वाले जगह पर खड़े थे। सभी स्टूडेंट खड़े ही थे कि फाइटिंग एरिना के फाइटिंग स्टेज को एक पारदर्शी शील्ड ने घेर लिया, जिसे देखकर नए स्टूडेंट चौंक गए। आर्यन भी चौंक गया था, क्योंकि इसने पहले फाइटिंग एरिना में ऐसा नहीं देखा था। सभी स्टूडेंट्स उस शील्ड को देख ही रहे थे। तभी उनके कानों में उदय सर की आवाज सुनाई दी। उदय ने कहा, दूसरे चरण में आप सबको सिर्फ इस शील्ड के अंदर खड़ा रहना है, जो बैठ गया वो हार गया। उदय सर की बात सुनकर सभी चौंक गए, क्योंकि सभी को इतने आसान चुनौती की उम्मीद नहीं थी। वही आर्यन सोच रहा था कि इतनी आसान चुनौती तो हो नहीं सकती, इसमें जरूर कोई राज है। आर्यन एकटक उदय सर को देखे जा रहा था। तभी उदय सर ने फिर बोलना शुरू किया, लेकिन जब आप खड़े रहेंगे उसी वक्त आप पर ऊर्जा का दबाव होगा, जो हर 15 मिनट पर बढ़ता जाएगा। उस दबाव को झेलते हुए जो भी ज्यादा समय तक अपने पैरों पर खड़ा रहेगा वही इस चरण में जीतेगा। सभी स्टूडेंट्स उदय सर की बातों को सुनकर एक दूसरे को देखने लगे। सभी एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बातें कर रहे थे। एक लड़की जिसका नाम प्रभा था, वो अपने बगल में खड़ी लड़की से बोली, नेत्रा क्या तुम दबाव को संभाल पाओगी? देखते हैं कितनी देर तक संभाल पाती हूँ, नेत्रा ने कहा। सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे से बात कर रहे थे। वही आर्यन एकदम शांत खड़ा था। वो बस इतना सोच रहा था कि किस स्तर का दबाव होगा। सभी स्टूडेंट्स बात कर ही रहे थे। तभी उनके कानों में उदय सर आवाज फिर गूंजी, तो अब शुरू करते हैं। उदय सर की बात खत्म होते ही एक सिटी की आवाज सबको सुनाई दी। सिटी बजते ही पारदर्शी शील्ड के अंदर खड़े स्टूडेंट्स पर ऊर्जा का दबाव पड़ने लगा, जिसके कारण कुछ स्टूडेंट्स के पैर कांप उठे। दबाव शुरू हुए 15 मिनट ही हुए थे कि 20 स्टूडेंट्स ऊर्जा के दबाव से गिर गए। उनके गिरते ही कुछ समय के लिए ऊर्जा का दबाव हट गया और एक दरवाजा खुला और वो 20 स्टूडेंट स्टेज से नीचे उतर गए। अब बचे थे 80 स्टूडेंट्स। 20 स्टूडेंट्स के उतरते ही दरवाजा बंद हो गया और ऊर्जा का दबाव फिर से शुरू हो गया, लेकिन इस बार ऊर्जा का दबाव पहले से अधिक था। इस बार स्टूडेंट्स को लग रहा था कि उनकी नसें फट जाएगी। ऊर्जा का दबाव इतना अधिक था कि कुछ स्टूडेंट्स के पैर कांप रहे थे। तभी एक स्टूडेंट्स की नज़र आर्यन पर पड़ी, जो इस दबाव में भी नॉर्मल अंदाज में खड़ा था। वो स्टूडेंट बोला, आर्यन तुम पर कोई असर नहीं हो रहा है ऊर्जा के दबाव का। उस स्टूडेंट को क्या जवाब देगा आर्यन? एपिसोड 78। जब एक स्टूडेंट ने आर्यन से पूछा कि आर्यन तुम पर कोई ऊर्जा के दबाव का असर नहीं हो रहा है, तो उस स्टूडेंट की बातों को सुनकर आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ मुस्कुरा दिया। आर्यन को मुस्कुराते देखकर वो स्टूडेंट समझ गया कि आर्यन पर ऊर्जा के दबाव का असर नहीं हो रहा है। उस स्टूडेंट की आवाज़ सुनकर कई स्टूडेंट आर्यन की ओर देखने लगे। सभी स्टूडेंट्स को बहुत आश्चर्य हुआ कि आर्यन पर इतने शक्तिशाली ऊर्जा के दबाव का असर नहीं हो रहा है। सभी स्टूडेंट्स आर्यन को देख ही रहे थे। इसी बीच कुछ स्टूडेंट और बाहर हो गए। अब सिर्फ 50 स्टूडेंट कंपटीशन के लिए बचे थे।
एक बार फिर से दबाव बढ़ गया। दबाव बढ़ते ही 10 स्टूडेंट्स बैठ गए, उनके पैरों ने उनका साथ छोड़ दिया था। उन स्टूडेंट्स के बैठने का मतलब था कि यो प्रतियोगिता से बाहर हो गए थे। जो स्टूडेंट्स अभी तक बाहर हुए थे, उनके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। वही शील्ड के अंदर अब सिर्फ 40 स्टूडेंट्स बचे थे। आर्यन अब भी एक पर्वत की तरह अडिग खड़ा था। दबाव का उस पर कोई असर नहीं दिख रहा था। दबाव के तीसरे लहर में सिर्फ 10 स्टूडेंट्स ही बाहर हुए। कुछ ही समय में दबाव फिर से बढ़ गया। दबाव बढ़ते ही सभी स्टूडेंट्स को लगा कि उनका शरीर इस दबाव को झेल नहीं पाएगा। इस बार तो आर्यन भी थोड़ा सा कांप गया, लेकिन वो तुरंत नॉर्मल भी हो गया। वही कई स्टूडेंट्स एक एक करके बैठने लगे। अगले 5 मिनट में ही 25 स्टूडेंट्स प्रतियोगिता से बाहर हो गया। अब बचे थे सिर्फ 15 स्टूडेंट्स, जिनमें से 14 किसी तरह से दबाव झेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनके चेहरे के भाव से लग रहा था कि वो कभी भी बैठ सकते हैं। वही आर्यन पर्वत की भांति अडिग खड़ा था। आर्यन को बगैर किसी भाव के खड़े देखकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ। सभी आर्यन की ही बातें कर रहे थे। आज तक उन्होंने आर्यन जैसा स्टूडेंट्स नहीं देखा था। कुछ स्टूडेंट्स को आर्यन की शक्ति से जलन भी हो रही थी। आखिर हो भी क्यों नहीं, आर्यन था ही बेहतरीन योद्धा जिसके सामने कोई नहीं टिक पाता था। सभी आर्यन की बातें कर ही रहे थे। इसी बीच 5 स्टूडेंट्स और बाहर हो गया। अब बचे थे 10 स्टूडेंट, जिनमें से किसी को भी आर्यन नहीं जानता था, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स चौथे या 5वें साल के स्टूडेंट्स थे, जो ज्यादातर मिशन के कारण एकेडमी से बाहर ही रहते थे। लेकिन कोई भी 6ठे साल का स्टूडेंट नहीं था, क्योंकि उन लोगों की अब इन प्रतियोगिता में कोई रुचि नहीं रही थी। कुछ ही समय में दबाव का 5वां लहर भी शुरू हो गया, जिसके शुरू होते ही एक एक करके स्टूडेंट बेमन से बैठने लगे। 5 मिनट में ही आर्यन को छोड़कर सभी स्टूडेंट्स बैठ गए। इसका मतलब ये था कि आर्यन इस चरण को जीत चुका था। जब सभी स्टूडेंट्स जमीन पर बैठ गए, ये देखकर प्रोफेसर माया अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, दूसरा चरण यही समाप्त होता है। रिजल्ट तो आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी कल रिजल्ट बता दिया जाएगा। अब आप सब जाइए और आराम कीजिए, किसी को कोई सवाल पूछना है। माया में की बात खत्म होते ही सभी के कानों में एक आवाज गूंजी। वो आर्यन की आवाज थी। आर्यन ने कहा, मैं ये प्रतियोगिता कहाँ होगी और किस किस एकेडमी के स्टूडेंट्स इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे? आर्यन की बात सुनकर माया में मुस्कुराए और बोली, आर्यन, क्या तुमने प्रतियोगिता के बारे में जानकारी नहीं ली है? नहीं मैम, मैंने तो सिर्फ नामांकन करवा लिया, ज्यादा कुछ जांच नहीं किया, आर्यन ने कहा। असल में आर्यन ने कुछ भी जांच नहीं किया और अपने दोस्तों के कहने पर फॉर्म भर दिया, इसलिए उसे प्रतियोगिता के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चला था। सभी स्टूडेंट्स आर्यन की बातों को सुनकर मुस्कुराने लगे। आर्यन की बातों को सुनकर माया मैंने एक पैम्पलेट पेपर अपने पास से निकाली और अपनी शक्तियों की मदद से आर्यन के पास भेज दिया और बोली, सब कुछ पढ़ लेना, जरूरत पड़ेगी। माया मैं की बात सुनकर आर्यन ने जल्दी से पैम्पलेट को पकड़ लिया और देखने लगा। उस पैम्पलेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, सर्वश्रेष्ठ योद्धा प्रतियोगिता। आर्यन ने उस पैम्पलेट को अपने स्टोरेज में रख लिया और माया मैं को थैंक्स बोलकर वहां से निकल गया। आर्यन के वहां से निकलते ही आर्यन के सभी दोस्त के साथ साथ अखिल और रोनी भी फाइटिंग एरिना से निकल गया। आर्यन कुछ दूर गया ही था कि उसे पीछे से किसी के बुलाने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर आर्यन ने पीछे देखा तो उसे दिखा कि उसका भाई अखिल, रोनी और उसके सभी दोस्त आ रहे थे। जैसे ही सब आर्यन के पास पहुंचा, सब ने आर्यन को एक साथ गले लगा लिया और बधाई दिया। अखिल बोला, बधाई हो छोटे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, दिव्यकृति एकेडमी हारनी नहीं चाहिए, अब सब जिम्मेदारी तुम पर ही है। आप चिंता मत करो भाई, मैं अपना 100% योगदान दूंगा, आर्यन मुस्कुराते हुए बोला। आर्यन की बात सुनकर धैर्य खुश होते हुए बोला, आप चिंता नहीं करो, प्रतियोगिता में हम ही जीतेंगे। विजय बोला, सही बोल रहा है धैर्य, आर्यन हमें हारने नहीं देगा। क्यों आर्यन? सभी की बात सुनकर आर्यन ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो कैंटीन चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। आर्यन की बात सुनकर सभी उसके साथ कैंटीन की ओर चल दिए। कुछ ही समय में सभी कैंटीन में पहुंच गए। कैंटीन में आज भीड़ कम था, क्योंकि अभी तक सभी स्टूडेंट फाइटिंग एरिना में ही बैठे बात कर रहे थे। सभी के जुबान पर सिर्फ आर्यन का ही नाम था। सभी को विश्वास था कि आर्यन दिव्यकृति एकेडमी को हारने नहीं देगा। वही इन सब से दूर आर्यन कैंटीन में बैठकर खाना खाते हुए अपने दोस्तों से बात कर रहा था। सभी बहुत खुश थे। वैष्णवी बोली, आर्यन तुम पर दबाव का असर नहीं हो रहा था क्या? तुम बगैर किसी भाव के शील्ड के अंदर खड़े थे, जैसे कहीं आम जगह पर खड़े हो। वैष्णवी की बात सुनकर सभी जवाब की उम्मीद में आर्यन को देख रहे थे। सभी की नजरों को अपने ऊपर महसूस कर आर्यन ने खाना बंद करते हुए बोला, मेरे शरीर का डिफेंस बाकी योद्धाओं से मजबूत है, इसलिए मुझ पर दबाव का कोई असर नहीं हुआ। आर्यन ने थोड़ा सा झूठ बोल दिया था। थोड़ा का झूठ इसलिए क्योंकि आर्यन के शरीर का डिफेंस तो मजबूत था ही, लेकिन आर्यन पर ऊर्जा के दबाव का असर नहीं पड़ने का कारण था आर्यन का परिष्कृत शक्ति, जो हर दबाव को परिष्कृत करके आर्यन की शक्तियों में मिला दे रहा था। आर्यन के दोस्तों को आर्यन पर पूरा भरोसा था, इसलिए किसी ने आर्यन से कोई सवाल नहीं पूछा। खाना खाने के बाद आर्यन और उसके दोस्त सभी अपने अपने रूम की ओर चल दिए।
रूम में जाने के बाद आर्यन ने आयामी दुनिया का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। क्योंकि अभी दोपहर ही थी, इसलिए आर्यन के रूममेट्स भी उसके साथ साथ आयामी दुनिया में चले गए। आयामी दुनिया में जाने के बाद आर्यन ने अपने दूसरे आयामी दुनिया का दरवाजा खोला और अंदर चला गया और उसके रूममेट्स वही ध्यान करने बैठ गए। दूसरे आयामी दुनिया में जाने के बाद आर्यन गुरुजी से मिलकर गुफा की ओर चला गया। गुफा में जाने हमेशा की तरह आर्यन टीले पर बैठकर ध्यान करने लगा। ध्यान में बैठते ही उसके शरीर से सप्तरंगी रोशनी निकलने लगी। आर्यन के शरीर से सप्तरंगी रोशनी निकलने का कारण था कि अब आर्यन की अंदरूनी ऊर्जा सप्तरंगी हो गई थी, किसी इंद्रधनुष की तरह। आर्यन ध्यान में बैठे हुए आसपास की ऊर्जा को अपने परिष्कृत शक्ति की मदद से परिष्कृत कर रहा था, जिसके कारण समय के साथ आर्यन के शरीर का तेज बढ़ता जा रहा था। आर्यन किसी मूर्ति की तरह ध्यान में बैठा हुआ था। आयामी दुनिया में आए हुए आर्यन को 2 दिन हो गए थे, वही वास्तविक दुनिया में करीब 10 घंटे बीत गए थे। अर्थात तब वास्तविक दुनिया में रात हो गई थी जब लकी, अखिल, रोनी, वैष्णवी और कृतिका पांचों कैंटीन आए और आर्यन और उसके रूममेट्स को नहीं देखकर अखिल, रोनी और लकी आर्यन के हॉस्टल गए, जहां आर्यन का दरवाजा अंदर से बंद था। जब तीनों ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। आर्यन के गेट पर कुछ देर रुकने के बाद आर्यन अखिल ने कहा, कहीं वो चारों आयामी दुनिया में तो नहीं है, जिसके कारण दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। ऐसा हो सकता है, वैसे भी आर्यन की शक्ति को देखे तो कोई भी आर्यन को हरा नहीं पाएगा, लकी ने कहा। लकी सही बोल रहा है अखिल भाई, हमें चलना चाहिए, हम उनसे कल बात कर लेंगे, रोनी ने कहा। रोनी की बात सुनकर अखिल ने कहा, ठीक है चलो चलते हैं, कल बात करेंगे। अखिल के कहते ही रोनी और लकी अखिल के पीछे पीछे हॉस्टल से निकलकर अपने हॉस्टल की ओर चल दिया। वही इन सब बातों से अनजान आर्यन अब भी ध्यान में बैठा हुआ था। वही दूसरे आयामी दुनिया में आर्यन के रूममेट्स ध्यान से बाहर आकर आर्यन का इंतजार कर रहे थे। लगने लगी है, आदर्श ने कहा, पता नहीं कितना समय लगेगा आर्यन को, हम करीब 10 घंटे से आर्यन का इंतजार कर रहे हैं, मुझे थोड़ी थोड़ी भूख बोलते हो तुम दोनों। आदर्श की बात सुनकर धैर्य ने कहा, भूख तो मुझे भी लगी है, एक काम करते हैं, हवेली के बगीचे में से कुछ फल तोड़कर खा लेते हैं क्या? धैर्य की बात सुनकर आदर्श बोला, ठीक है चलो चलते हैं और फल खाते हैं, वैसे भी बहुत भूख लगी है, लगता है आज फल से ही काम चलाना पड़ेगा। धैर्य और आदर्श की बातों से विजय भी सहमत हो गया और बगीचे की ओर चल दिया। वही आर्यन अब भी ध्यान में था। थोड़ी देर और ध्यान में रहने के बाद आर्यन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आर्यन के आंखें खोलते ही एक सप्तरंगी रोशनी पूरी गुफा में फैल गई, जिसे देखकर आर्यन ने तुरंत उस रोशनी को अपने अंदर समाहित कर लिया, जिसे कारण पूरी गुफा नॉर्मल हो गई और आर्यन आंखें भी। आर्यन धीरे से उठा और गुफा से निकल गया। गुफा से निकलकर आर्यन सीधे गुरुजी के पास गया और अनुमति लेकर वहां से निकल गया। अपने दूसरे आयामी दुनिया में जाकर आर्यन ने देखा कि उसके दोस्त हवेली के अंदर ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो आर्यन खुद से बोला, आखिर ये तीनों कहाँ घूमने निकल गए। आर्यन सीधे हवेली के छत पर पहुंच गया और आसपास देखने लगा। तभी उसे दिखा कि 3 लड़के एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ खा रहे थे। वो 3 और कोई नहीं आर्यन के रूममेट्स थे जो फल खा रहे थे। उन तीनों को देखकर आर्यन मुस्कुराया और छत से नीचे आ गया। आर्यन छत से उतरकर सीधे अपने दोस्तों के पास पहुंच गया और बोला, लगता है तुम सबको बहुत भूख लगी है, इसलिए फल पर ही टूट पड़े। आर्यन की बात सुनकर विजय बोला, क्या करूं यार, हमें बहुत भूख लगी थी, करीब 10 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और अब तो वास्तविक दुनिया में भी खाना नहीं मिलेगा क्योंकि वहां रात हो गई होगी। विजय सही बोल रहा है आर्यन, हमें बहुत भूख लगी थी इसलिए खाने लगे, धैर्य ने कहा। आर्यन तुम भी खाओ न, तुम्हें भी तो भूख लगी होगी, आदर्श ने कहा। नहीं तुम सभी खाओ, मुझे भूख नहीं है, आर्यन ने कहा। ठीक है हम सब का इंतजार करो, खाने के बाद बाहर चलते हैं, विजय ने कहा। ठीक है तुम सब खाओ, मैं ब्लैकी से मिलकर आता हूं। इतना बोलकर आर्यन हवेली के अंदर चला गया। हवेली के अंदर जाने के बाद आर्यन सीधी के रास्ते ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद आर्यन ने एक दरवाजा खोला। वो एक रूम का दरवाजा था जिसके अंदर एक काले रंग का जानवर सोया हुआ था। वो था ब्लैकी। क्या आर्यन प्रतियोगिता में सबकी उम्मीदों पर खड़ा उतर पाएगा? एपिसोड 79। ब्लैकी रूम में सोया हुआ था। ये रूम ब्लैकी का था जिसमें किसी को आने की इजाजत नहीं थी सिवाय आर्यन के। आर्यन रूम में गया और बोला, ब्लैकी उठो, कितना सोओगे, जल्दी उठो। आर्यन की आवाज जैसे ही ब्लैकी के कानों में पड़ी, ब्लैकी ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोला और बोला, क्या आर्यन, क्या हुआ, क्यों उठा रहे हो? ब्लैकी अभी भी बेड पर लेटा हुआ ही था। ये देखकर आर्यन ने उसके आगे वाले दोनों पैर पकड़े और उसे ऊपर उठाते हुए बोला, अब उठ भी जा, कोई तुमसे मिलने आया है और तुम सो रहे हो। आर्यन को पैर पकड़कर उठाते देखकर ब्लैकी थोड़ा चिढ़ गया और बोला, कौन आया है मुझसे मिलने में? तो तुम लोगों के अलावा किसी को नहीं जानता और पहले मुझे नीचे उतारो जल्दी। ब्लैकी को चिढ़ते देखकर आर्यन ने उसे बेड पर वापस रख दिया और बोला, मैं आया हूँ और कौन? क्या इस दुनिया में मुझसे खास कोई है क्या? आर्यन की बात सुनकर ब्लैकी ने कहा, हाँ हाँ तुम ही एक महान हो, बाकी सब तो ऐसे ही है।
और नहीं तो क्या, आर्यन ने गर्व से कहा। अपनी तारीफ कर ली हो तो काम बताओ क्यों जगाया मुझे, ब्लैकी ने कहा। अरे यार, मैं प्रतियोगिता के बारे में सोच रहा हूँ, आखिर किस तरह के स्टूडेंट्स आएंगे इस प्रतियोगिता में। माना कि मैं शक्तिशाली हूँ लेकिन अपने प्रतिद्वंदी के बारे में जानना जरूरी है, और ऊपर से सबको मुझ पर इतना विश्वास है कि मुझे डर लगने लगा है कि कहीं मैं विश्वास पर खड़ा नहीं उतर पाया तो क्या होगा, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर ब्लैकी सीरियस होते हुए बोला, बात तो तुम्हारी सही है आर्यन, लेकिन तुम ज्यादा अपने दिमाग पर जोर मत डालो। हो सकता है प्रतियोगिता में तुमसे अधिक शक्तिशाली योद्धा हो, लेकिन तुम्हारा ज्ञान सबसे अधिक है, इसलिए मुझे भी विश्वास है कि तुम अच्छा प्रदर्शन करोगे। ब्लैकी की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, तुम भी उन लोगों की तरह ही बात कर रहे हो, तुम तो कुछ अलग बोलते। अच्छा ठीक है, ये बोलूं कि तुम हार जाओगे ये ठीक रहेगा, ब्लैकी ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जरूर जीतूंगा, आर्यन ने कहा। ठीक है, तुम जरूर जीतोगे, ये मेरा आशीर्वाद है, ब्लैकी मुस्कुराते हुए बोला। ब्लैकी को आशीर्वाद देते देखकर आर्यन ने अपना सिर झुकाते हुए बोला, धन्यवाद बुजुर्ग। जैसे ही ब्लैकी सुना कि आर्यन ने उसे बुजुर्ग कहा है तो वो गुस्से में बोला, मैं कोई बुजुर्ग नहीं है, मैं अभी जवान हूँ। अच्छा तुम जवान हो, अब ठीक है, आर्यन मुस्कुराते हुए बोला। हाँ अब ठीक है, ब्लैकी ने कहा। ब्लैकी की बात सुनकर आर्यन हंसने लगा और बोला, चलो तुम सो जाओ, मैं चलता हूँ, मुझे वास्तविक दुनिया में जाना है। चलता हूँ। ठीक है, जाओ, आगे से कभी मुझे आज की तरह जगाना नहीं, ब्लैकी ने कहा। ब्लैकी की बात सुनकर आर्यन हंसते हुए कमरे से बाहर निकल गया और नीचे हॉल में पहुंच गया जहां उसके रूममेट्स उसका इंतजार कर रहा था। हॉल में पहुंचते ही आर्यन ने आयामी दुनिया का दरवाजा खोला और अपने रूम में पहुंच गया। जब आर्यन वास्तविक दुनिया में पहुंचा तो रात हो चुका था। आर्यन सीधे अपने बेड पर लेट गया, आर्यन के रूममेट्स भी सो गए। अगली सुबह जब आर्यन और उसके रूममेट्स कैंटीन में पहुंचा तो आर्यन ने देखा कि अखिल, रोनी, वैष्णवी, कृतिका और लकी उसका इंतजार कर रहे थे। आर्यन उन सब के पास पहुंचा और बोला, क्या बात है, तुम सब इतनी सुबह कैंटीन में कैसे? आर्यन को आते देखकर अखिल बोला, आर्यन क्या पूरी रात तुम आयामी दुनिया में थे? हाँ भाई, हम आयामी दुनिया में ही थे, वही देर हो गई, आर्यन ने कहा। अखिल के बातों का जवाब देते हुए आर्यन और उसके रूममेट्स बगल की टेबल पर बैठ गए। जैसे ही आर्यन टेबल पर बैठा कृतिका बोली, आर्यन क्या तुमने प्रतियोगिता के बारे पढ़ा कि नहीं? अरे नहीं, मैं तो भूल गया, अभी पढ़ लेता हूँ, आर्यन स्टोरेज से प्रतियोगिता का पैम्पलेट निकालते हुए बोला। आर्यन पैम्पलेट निकालते हुए पढ़ने लगा। पैम्पलेट पर बड़े अक्षरों में लिखा सर्वश्रेष्ठ योद्धा प्रतियोगिता, उसके नीचे वेन्यू की जगह पर लिखा हुआ था ब्रह्म शक्ति एकेडमी, जिसे पढ़कर आर्यन बोला, ये ब्रह्म एकेडमी कहाँ है? तुम सबको मालूम है? ब्रह्म एकेडमी का नाम सुनकर कृतिका बोली, ब्रह्म एकेडमी पूरी दुनिया की सबसे शक्तिशाली एकेडमी है, इसके प्रिंसिपल अर्धब्रह्मांड मंडल के योद्धा है। क्या इस बार वही है ये प्रतियोगिता? हाँ वही है, आर्यन ने कहा। इतना बोलकर आर्यन ने फिर से पढ़ना शुरू किया। नियम, इस प्रतियोगिता में एक एकेडमी से केवल 2 योद्धा भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता में कोई भी योद्धा केवल 2 बार ही भाग ले सकता है। ये प्रतियोगिता 3 चरणों में होगी। आर्यन पैम्पलेट पढ़ने के बाद बोला, इस एकेडमी से किसे चांस मिलेगा इस प्रतियोगिता में जाने का? एक तो मैं हूँ, दूसरा कौन होगा? देखते हैं कौन होता है, रोनी ने कहा। अखिल बोला, जानते हो आर्यन, पिछले 10 सालों में हमारे एकेडमी के योद्धा टॉप 10 में नहीं आए हैं। पिछले साल हमारे योद्धा का रैंक 19 था। देखते हैं इस बार कौन जीतता है। अखिल की बात सुनकर आर्यन शॉक हो गया और बोला, मुझे तो लगा था कि टॉप नहीं तो कम से कम टॉप 10 में तो होंगे ही हमारे योद्धा। पिछली बार 10 साल पहले एक योद्धा था जो टॉप 10 में आया था, अखिल ने कहा। वो कौन था भाई? आर्यन बोला, कोई समीर था जिसने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई थी, अखिल ने कहा। ऐसे ही बातें करते करते सभी का खाना खत्म हो गया और वो सब कैंटीन से निकलकर क्लासरूम की ओर चल पड़े। वही अखिल अपने हॉस्टल की ओर चल पड़ा। आर्यन क्लासरूम की तरफ जा रहा था, तभी एक चपरासी वहां आया और बोला, आर्यन तुम्हें प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। चपरासी की बात सुनकर आर्यन ने कहा, ठीक है चलिए। इतना बोलकर आर्यन चपरासी के पीछे पीछे चल पड़ा। प्रिंसिपल सर के ऑफिस के पास पहुंचकर चपरासी बोला, तुम रुको, मैं बता के आता हूँ। ठीक है, आर्यन ने कहा। चपरासी अंदर गया और कुछ ही समय में बाहर आकर बोला, सर तुम्हें बुला है। चपरासी की बात सुनकर आर्यन दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे के पास पहुंचकर आर्यन ने नॉक किया, तभी अंदर से प्रिंसिपल सर की आवाज आई, अंदर आ जाओ। जिसे सुनकर आर्यन अंदर चला गया। अंदर जाकर आर्यन ने देखा कि वहां एक लड़का पहले से बैठा हुआ था। जैसे ही आर्यन प्रिंसिपल सर बोले, आओ आर्यन इससे मिलो, ये है केशव, तुम्हारा सीनियर, तुम्हारे साथ प्रतियोगिता में यही जाएगा। और केशव ये है आर्यन जिसने सिलेक्शन प्रोसेस में टॉप किया था।
प्रिंसिपल सर से उस लड़के के बारे में जानकर आर्यन ने अपना हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए, जिसे देखकर केशव ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर आर्यन से हाथ मिलाया। दोनों के हाथ मिलाने के बाद प्रिंसिपल सर ने अपने पास से 2 फॉर्म निकाला और बोले तुम दोनों इस फॉर्म को भर दो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम जो भी इस फॉर्म में डालोगे सोच समझ के डालना, जैसे ही हथियार, अगर तुमने हथियार के जगह पर तलवार डाला तो तुम्हें लड़ाई तलवार से ही लड़नी होगी। प्रिंसिपल सर की बात को समझते हुए दोनों ने अपना अपना फॉर्म भरकर प्रिंसिपल सर को दे दिया। उसके बाद जाने लगे। तभी प्रिंसिपल सर बोले अब तुम दोनों प्रतियोगिता की तैयारी में लग जाओ। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर आर्यन और केशव ने एक साथ कहा जी सर, हम अपना 100% देंगे। इतना बोलकर आर्यन और केशव प्रिंसिपल सर के ऑफिस से निकल गए। बाहर जाकर आर्यन केशव से कुछ बात करना चाहता था, लेकिन केशव ने आर्यन की ओर ध्यान भी नहीं दिया और चला गया, जिसे देखकर आर्यन खुद से बोला बहुत अजीब लड़का है, मैं इसके साथ प्रतियोगिता में जाने वाला हूँ और ये मेरी ओर देखा भी नहीं लगता है, इसे मुझसे कोई नाराजगी है। आर्यन भी धीरे धीरे वहां से निकल गया। ऐसे ही प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ब्रह्म शक्ति एकेडमी जाने का दिन आ गया। इस बीच आर्यन केशव से नहीं मिला। आर्यन अपने कमरे में था, उसके दोस्त और भाई भी वही थे। तभी एक चपरासी आया और बोला आर्यन, तुम्हें प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं, जाने का समय हो गया है। चपरासी की बात सुनकर आर्यन बोला ठीक है चलिए। इतना बोलकर आर्यन रूम से निकल गया। आर्यन के साथ साथ उसके दोस्त और भाई भी रूम से निकल गया। वो सब भी उसके साथ जा रहे थे प्रतियोगिता देखने। दरअसल प्रतियोगिता कोई भी देख सकता है, बस उसे प्रतियोगिता देखने का परमिशन लेना होता था, जो इन लोगों ने ले रखा था। आर्यन जल्दी से वहां पहुंच गया जहां प्रिंसिपल सर और बाकी प्रोफेसर और स्टूडेंट्स खड़े थे। उन सब के सामने एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस लगा हुआ था। आर्यन के आते ही प्रिंसिपल बोले पहले मैं और प्रोफेसर माया जाएंगे, उसके बाद आर्यन और केशव फिर वही जाएंगे जिनके पास प्रतियोगिता देखने का परमिशन होगा। सब समझ गए सर, सभी स्टूडेंट्स ने एक साथ कहा, जिसके कारण शोर मच गया। सबको शांत कराने के बाद प्रिंसिपल सर टेलीपोर्टेशन डिवाइस के अंदर चले गए। अंदर जाते ही वो गायब हो गए। माया मैं के साथ भी वही हुआ। उसके बाद केशव और आर्यन गया, अंदर जाते ही वो दोनों भी गायब हो गए। धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स भी टेलीपोर्टेशन डिवाइस के अंदर जाकर गायब हो गए। जैसे ही आर्यन दूसरी तरफ निकला तो उसके सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा था, जिसे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था ब्रह्म शक्ति एकेडमी। ये गेट दिव्यकृति एकेडमी से भी बड़ा था। ब्रह्म शक्ति एकेडमी के दरवाजे पर उसका एक लोगो बना हुआ था, जो एक तलवार थी जिससे बिजली निकली रही थी। दिव्यकृति एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स और प्रोफेसर गेट के अंदर चले गए। अंदर जाकर सबकी आंखें खुली खुली रह गई। ये एकेडमी बहुत बड़ा और सुंदर था और प्रतियोगिता के कारण एकेडमी को अच्छी तरह से सजाया गया था, जिसके कारण एकेडमी और ज्यादा सुंदर लग रहा था। सभी चलते चलते एक काउंटर पर पहुंच गए। जब काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने देखा आदमियों का एक झुंड उसके सामने खड़ा है, तो वो बोला जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं वो यहाँ रुके और प्रतियोगिता देखने आए हैं, वो काउंटर नंबर 5 पर जाए। उस व्यक्ति की बात सुनकर आर्यन, केशव और प्रिंसिपल सर को छोड़कर सभी काउंटर नंबर 5 की ओर बढ़ गए। उन सब के जाने के बाद काउंटर पर बैठा आदमी बोला एकेडमी और योद्धाओं का नाम बताए। उस व्यक्ति की बात सुनकर प्रिंसिपल सर बोले दिव्यकृति एकेडमी योद्धा आर्यन राठौर और केशव राव। प्रिंसिपल सर से नाम सुनकर उस आदमी ने एक पल प्रिंसिपल सर देखा और फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर टाइप करने लगा। टाइप करने के बाद उसने 2 कार्ड दिया और बोला रूम नंबर 500, रूम का पासवर्ड 444। प्रिंसिपल ने कार्ड लेकर आर्यन और केशव को देते हुए बोले इसमें तुम्हारे डिटेल है, संभाल के रखना तुम दोनों, इससे ये प्रतियोगिता के लिए महत्वपूर्ण है। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर आर्यन और केशव ने सहमति में सर हिलाते हुए कार्ड को लेकर अपने स्टोरेज में रख लिया। उसके बाद तीनों वहां से चल दिए काउंटर नंबर 5 के पास, जहां अभी बहुत भीड़ थी, जिसे देखकर तीनों साइड में खड़े हो गए। साइड में खड़े होते हुए आर्यन बोला प्रिंसिपल सर क्या आपको भी परमिशन लेनी होगी? आर्यन की बात सुनकर प्रिंसिपल सर मुस्कुराते हुए बोले नहीं, एकेडमी के प्रिंसिपल के अलग से इंतजाम होता है, वो अपने साथ एक प्रोफेसर को भी ला सकते हैं। कुछ ही समय में आर्यन का भाई अखिल वहां आ गया और बोला आर्यन मॉम और डैड आए हुए हैं और दादाजी भी आए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। अखिल से सुनकर कि मॉम डैड और दादाजी आए हुए हैं, आर्यन खुश हो गया और बोला प्रिंसिपल सर क्या मैं उनसे मिलने जा सकता हूँ? आर्यन का ये सफर कैसा रहेगा? एपिसोड 80। जैसे ही आर्यन ने अखिल से सुना कि उसके मॉम डैड और दादाजी आए हैं, आर्यन खुश हो गया और प्रिंसिपल सर से परमिशन लेकर अखिल के साथ मिलकर वहां के लिए निकल गया जहां आर्यन के मॉम डैड और दादाजी रुके थे। कुछ ही समय में आर्यन और अखिल एक रूम में पहुंच गया जहां उसके परिवार के सदस्य उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आर्यन रूम में पहुंचा अपने परिवार के सदस्य को देखकर आर्यन खुश हो गया। जब आर्यन के माता पिता और दादाजी ने आर्यन को देखे तो वो तीनों खुश हो गए। आर्यन रूम में पहुंचते ही तीनों को प्रणाम किया। तीनों ने आर्यन को आशीर्वाद दिया। उसके बाद दादाजी बोले शाबाश आर्यन, तुमने राठौर खानदान का नाम रोशन कर दिया, हमें तुम पर गर्व है। दादाजी की बात सुनकर आर्यन बोला दादाजी मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं है, मैंने जो भी किया समय के अनुसार किया है।
आर्यन की बात सुनकर दादाजी ने कहा, आर्यन मेरे बच्चे, तुम अपने स्वभाव को ऐसे ही रखना, कभी भी अपनी शक्तियों पर घमंड नहीं करना। जी दादाजी, मैं आपकी ये सीख याद रखूंगा, आर्यन ने कहा। दादाजी कुछ और बोलते तभी आर्यन की मां बोली, हमें तुम गर्व है बेटा, हमें विश्वास है कि तुम इस प्रतियोगिता में जरूर अच्छा प्रदर्शन करोगे। अपनी मां की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, आपको विश्वास दिलाता हूं मॉम, मैं अपना 100% कोशिश करूंगा। आर्यन की बात सुनकर मिस्टर राठौर बोले, हमें विश्वास है आर्यन, तुम जरूर टॉप 10 में आओगे। जी डैड, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टॉप 10 में आओ, आर्यन ने कहा। आर्यन के बोलने के बाद दादाजी बोले, तो आर्यन प्रतियोगिता की पूरी तैयारी कर लिया है तुमने? जी दादाजी, मैंने पूरी तैयारी कर लिया है, आर्यन ने कहा। ठीक है, तुम जाओ आराम करो, कल प्रतियोगिता के समय मिलते हैं, दादाजी ने कहा। ठीक है दादाजी, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर आर्यन ने अपने मॉम, डैड और दादाजी को प्रणाम किया और रूम से निकल गया। अखिल भी उनके साथ निकल गया। कुछ ही समय में आर्यन उसी जगह पर पहुंच गया जहां प्रिंसिपल सर और केशव उसका इंतजार कर रहे थे। जब आर्यन वहां पहुंचा तो देखा कि उसके सभी दोस्त वही खड़े थे। कुछ स्टूडेंट्स अपने अपने रूम में चले गए थे, सभी प्रोफेसर भी चले गए थे। वहां पहुंचने के बाद आर्यन ने कहा, मैं आ गया, क्या करना है अब? आर्यन को आए हुए देखकर प्रिंसिपल सर बोले, केशव तुम आर्यन के साथ अपने रूम में जाओ, मैं कुछ समय में वही आता हूं, फिर प्रतियोगिता के बारे में बात करेंगे। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर आर्यन और केशव ने सहमति में सर हिला दिया और वहां से निकल गया। कुछ ही समय में आर्यन और केशव रूम नंबर 500 के सामने पहुंच चुका था। केशव ने गेट के साइड में लगे स्क्रीन पर रूम का कोड डाला, जिससे वो दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही आर्यन और केशव रूम के अंदर चला गया। जैसे ही आर्यन रूम के अंदर गया, उसने देखा कि रूम में 2 बेड लगे थे। रूम का टेम्परेचर नॉर्मल था, रूम पूरी तरह से क्लीन था। रूम देखकर आर्यन ने कहा, वाह क्या रूम है, ये तो हमारे हॉस्टल के रूम से भी बड़ा रूम था। आर्यन की हरकतें एक बच्चे की तरह थी, जिसे देखकर केशव चेहरे पर बगैर किसी भाव से बोला, तुम इतने अच्छे योद्धा हो, फिर भी एक बच्चे की तरह हरकत कर रहे हो। केशव की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, माना कि मैं एक अच्छा योद्धा हूँ, लेकिन हूँ तो एक बच्चा ही, वो भी 15 साल का। आर्यन की बात सुनकर केशव ने कुछ भी नहीं बोला और एक बेड पर लेट गया। आर्यन भी दूसरे बेड पर लेट गया। बेड पर लेटने के बाद आर्यन और केशव प्रिंसिपल सर का इंतजार करने लगा। इंतजार करते हुए आर्यन केशव से बोला, सीनियर क्या आपने पहले इस प्रतियोगिता में भाग लिया है? आर्यन की बात सुनकर केशव ने एक पल आर्यन को देखा और बोला, हाँ पिछली बार एक सीनियर के साथ भाग लिया था, लेकिन टॉप 20 में नहीं आ पाया, खुद हमारे सीनियर ही 19वें था न पर थे। केशव की बात सुनकर आर्यन ने कहा, टोटल कितने योद्धा भाग लेते हैं इस प्रतियोगिता में? इस प्रतियोगिता में टॉप 3 एकेडमी के स्टूडेंट्स भाग लेते हैं, जिसमें हमारे एकेडमी का रैंक है 14, केशव ने कहा। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी दरवाजे पर नॉक हुआ, जिसे सुनकर आर्यन ने दरवाजा खोला तो सामने प्रिंसिपल सर और माया मैम खड़ी थी। आर्यन के दरवाजा खोलते ही दोनों अंदर आ गए और बेड पर बैठ गए। बेड पर बैठते हुए प्रिंसिपल सर बोले, तो क्या तुम दोनों कल के लिए तैयार हो? आर्यन और केशव प्रिंसिपल सर के सामने खड़े होते हुए बोला, जी सर, हमने तैयारी कर ली है। आर्यन और केशव की बात सुनकर प्रिंसिपल सर ने अपना सिर हिलाया, आए बोले, ठीक है, हाँ आज रात तैयार हो जाना तुम दोनों। आज रात सभी एकेडमी के स्टूडेंट्स जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे, उनके लिए पार्टी है, अच्छे से तैयार हो जाना, मैं आ जाऊंगा तुम दोनों को लेने। ठीक है सर, आर्यन और केशव ने एक साथ कहा। कुछ समय और बात करने के बाद प्रिंसिपल सर और माया मैं कमरे से निकल गए। प्रिंसिपल सर और माया मैं के जाने के बाद आर्यन ने केशव से बोला, क्या हर बार पार्टी होती है प्रतियोगिता में? हाँ हर बार होती है, केशव ने कहा। आर्यन और केशव अपने रूम में ध्यान करने के लिए बैठ गया। आर्यन केशव के सामने अपने आयामी दुनिया का दरवाजा नहीं खोल सकता था, इसलिए वो रूम में ध्यान करने लगा। समय जल्दी से बीत गया और रात हो गया। आर्यन और केशव तैयार हो गया था। जैसे ही दोनों तैयार हुआ तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। जब आर्यन ने दरवाजा खोला तो सामने पार्टी की ड्रेस में प्रिंसिपल सर खड़े थे। प्रिंसिपल सर बोले, क्या तुम दोनों तैयार हो गए हो? जी सर, हम तैयार है, आर्यन ने कहा। तो फिर ठीक है, चलो, प्रिंसिपल सर ने कहा। प्रिंसिपल सर के कहते ही आर्यन और केशव रूम से निकल गया। कुछ ही समय में तीनों पार्टी वेन्यू पहुंच गए। जैसे ही आर्यन पार्टी वेन्यू में पहुंचा, उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। पार्टी वेन्यू बहुत ही आलीशान था। लगभग सभी स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल आ चुके थे। कुछ स्टूडेंट्स दूसरे एकेडमी के स्टूडेंट्स को जानते थे, तो वो उनसे बात कर रहे थे। आर्यन अपने चारों तरफ देखते हुए चल रहा था। तभी उसके कानों में प्रिंसिपल सर की आवाज पड़ी, चलो पहले ब्रह्मशक्ति एकेडमी के प्रिंसिपल से मिल लेते हैं, उसके बाद किसी और से मिलेंगे। प्रिंसिपल सर के कहने पर आर्यन और केशव उनके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही समय में तीनों एक आदमी के सामने पहुंच गए। वो आदमी प्रिंसिपल सर से उम्र में बड़ा था। उन इंसान को देखते ही आर्यन समझ गया कि ये इंसान कोई मामूली इंसान नहीं है। उस इंसान के पास पहुंचकर प्रिंसिपल सर हाथ जोड़ते हुए बोले, प्रिंसिपल रुद्रदेव को हमारा प्रणाम। वो इंसान था ब्रह्म शक्ति एकेडमी के प्रिंसिपल रुद्रदेव थे।
प्रिंसिपल रुद्रदेव अर्धब्रह्मांड मंडल के 9वें स्तर के योद्धा थे। अपने सामने दिव्यकृति एकेडमी के प्रिंसिपल को देखकर प्रिंसिपल रुद्रदेव बोले, प्रिंसिपल सिंह कैसे है आप? जी मैं ठीक हूँ, आप अपना बताइए, प्रिंसिपल सर ने कहा। मैं ठीक हूँ, तो ये दोनों दिव्यकृति एकेडमी से आए हैं। इस बार प्रिंसिपल रुद्रदेव आर्यन और केशव की ओर देखते हुए बोले। प्रिंसिपल रुद्रदेव ने एक पल केशव की ओर देखा, फिर उनकी नज़र आर्यन पर पड़ी जिसमें उन्हें कोई ऊर्जा शक्ति महसूस नहीं हुई। आर्यन की शक्ति जब प्रिंसिपल रुद्रदेव को महसूस नहीं हुआ तो उन्हें शौक लगा। जब प्रिंसिपल रुद्रदेव आर्यन की शक्तियों का पता नहीं लगा पाए तो उन्होंने एक मंत्र पढ़ा जिससे उनके आंखों का रंग सुनहरा हो गया। जैसे ही प्रिंसिपल रुद्रदेव की आंखें सुनहरी हुई, आर्यन, केशव और प्रिंसिपल सिंह चौंकते हुए प्रिंसिपल रुद्रदेव को देखने लगे। वही प्रिंसिपल रुद्रदेव आर्यन को ही देखे जा रहे थे। कुछ देर तक आर्यन को देखने के बाद प्रिंसिपल रुद्रदेव ने कहा, प्रिंसिपल सिंह, ये हीरा आपको कहाँ से मिल गया? तुम्हारा नाम क्या है? लड़के, आर्यन कुछ बोलता इससे पहले प्रिंसिपल सिंह ने कहा, प्रिंसिपल रुद्रदेव जी, इसका नाम आर्यन है। ये हमारे एकेडमी के पहले साल का स्टूडेंट है। प्रिंसिपल सिंह की बात सुनकर प्रिंसिपल रुद्रदेव चौंकते हुए बोले, पहले साल का स्टूडेंट? सूर्यमंडल के 8वें स्तर पर ऐसी प्रतिभा तो हमने आज तक नहीं देखी। असल में आर्यन पिछले कुछ समय के ध्यान से सूर्यमंडल के 8वें स्तर पर पहुंच गया था। आर्यन ने अपने सभी शक्तियों के स्तर में भी बढ़ोतरी कर ली थी। आर्यन के शरीर का डिफेंस पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। जैसे ही आर्यन ने प्रिंसिपल रुद्रदेव से अपने शक्ति स्तर के बारे में सुना वो चौंक गया, लेकिन जब आर्यन ने प्रिंसिपल रुद्रदेव के आंखों का बदलना याद किया तो वो सब समझ गया कि प्रिंसिपल रुद्रदेव को उसका शक्ति स्तर कैसे पता चला। प्रिंसिपल रुद्रदेव की बात सुनकर प्रिंसिपल सिंह बोले, सही कहा आपने प्रिंसिपल रुद्रदेव जी, ये लड़का बहुत प्रतिभाशाली है। आज तक मैंने भी इसके जैसा योद्धा नहीं देखा है। लेकिन प्रिंसिपल सिंह, आप तो जानते हैं कि इस प्रतियोगिता में सप्तऋषि मंडल तक के योद्धा भाग ले रहे हैं, तो फिर आपने एक सूर्य मंडल के योद्धा को क्यों भाग लेने दे रहे हैं? प्रिंसिपल रुद्रदेव ने कहा। प्रिंसिपल रुद्रदेव की बात सुनकर प्रिंसिपल सिंह बोले, प्रिंसिपल रुद्रदेव जी, मुझे विश्वास है आर्यन पर ये अच्छा प्रदर्शन करेगा। चलिए ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, जाइए बाकी प्रिंसिपल से भी मिल लीजिए, प्रिंसिपल रुद्रदेव बोले। प्रिंसिपल रुद्रदेव से अनुमति लेकर प्रिंसिपल सिंह, आर्यन और केशव वहां से दूसरी ओर चल दिए। जाते वक्त प्रिंसिपल सिंह बोले, आर्यन, केशव, जाओ तुम दोनों बाकी स्टूडेंट्स से मिलो, उनके बारे में जानने की कोशिश करो, इससे फायदा मिलेगा। प्रिंसिपल सर के कहने पर आर्यन और केशव उन्हें वही अकेला छोड़कर घूमने लगते हैं। आर्यन और केशव सभी स्टूडेंट्स को देखकर उनकी शक्तियों को जांच रहे थे। आर्यन बोला, सीनियर, यहाँ तो एक से बढ़कर एक स्टूडेंट है, हमें अपना 100% योगदान देना होगा। तुम सही बोल रहे हो, लेकिन तुम एक बात नहीं जानते। केशव अपनी बात पूरी करता उससे पहले आर्यन बोला, वो क्या है? सीनियर, वो ये कि इस प्रतियोगिता में स्टूडेंट्स मारे भी जा सकते हैं। ये बहुत खतरनाक प्रतियोगिता होता है, इसलिए संभल कर रहना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। केशव ने कहा। सही कहा आपने, जहां इतने शक्तिशाली योद्धा होंगे वहां मौत का चांस तो होगा ही, आप भी संभल कर रहिएगा, आर्यन ने कहा। चलते चलते आर्यन और केशव ने जूस का एक एक ग्लास उठाकर पीते हुए पार्टी में घूम रहा था। तभी एक लड़की केशव से टकरा गई जिससे केशव का जूस छलक कर आर्यन और उस लड़की पर गिर गया, जिसे देखकर आर्यन बोला, एक्सक्यूज मी, जरा देखकर चलिए, हमारा पूरा कपड़ा खराब कर दिया। आर्यन की आवाज सुनकर वो लड़की आर्यन की देखते हुए बोली, देखकर तो तुम्हें चलना चाहिए और नसीहत तुम मुझे दे रहे हो। वही केशव उस लड़की को देखे जा रहा था। आखिर देखे भी क्यों ना, वो लड़की थी ही बहुत खूबसूरत, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, पतले होठ, जो कोई भी उस लड़की को एक बार देख ले दीवाना हो जाए। उसकी खूबसूरती कृतिका से बिल्कुल कम नहीं था। अगर दोनों को साथ खड़ा कर दिया जाए तो ये बताना मुश्किल होगा कि कौन ज्यादा खूबसूरत है। एक तरफ केशव उस लड़की को आंखें फाड़े देखे जा रहा था, वही आर्यन उस लड़की से सॉरी बोलने के लिए कह रहा था। आर्यन ने कहा, देखो, अगर तुम छिपकली की तरह इधर उधर नहीं भागती तो हमसे नहीं टकराती, और अगर नहीं टकराती तो हमारा ड्रेस खराब नहीं होता। तुमने छिपकली कहा, तू मेढक है जो हर वक्त टर टर करते रहता है, वो लड़की बोली। आखिर वो लड़की है कौन? क्या आर्यन ने उस लड़की से लड़ाई करके कोई गलती कर दी है? जानने के लिए सुनिए सुपर आर्यन का अगला एपिसोड।